पीएम मोदी यूपी को आज देंगे बड़ी सौगात। सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे C-130 सुपर हर्क्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। सीएम योगी करेंगे स्वागत। पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास बनी तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एयर शो भी देखेंगे। वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30, जैगुआर, मिराज 2000, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर श्रेय लेने की लगी होड़। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करेंगे पुष्प वर्षा। अखिलेश बोले, शिलान्यास हमारा, फीता काटने का काम बीजेपी का। उद्घाटन में जाना चाहते थे लेकिन हमें रोक दिया। दिल्ली में पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे कैग के पहले ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल ला सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक बिल की चल रही है तैयारी। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है संसद सत्र। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने सुबह 10 बजे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक बुलाई। प्रदूषण को रोकने की रणनीति तैयार होगी। विदेश से लौटते ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रदूषण का आपात बैठक किया। अधिकारियों से दिल्ली के प्रदूषण के हालात पर फीडबैक लिया। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कहा, प्रदूषण पर राजनीति ना हो, किसानों और एमसीडी पर ठीकरा फोड़ने की ना हो कोशिश। प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 4%। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली में कुछ दिन गाड़ियां चलाना बंद क्यों नहीं कर देते। पंजाब, यूपी, हरियाणा में कम से कम 1 हफ्ते तक पराली ना जले। सरकार किसानों को समझाए। केजरीवाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, हम पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने को तैयार। फायदा तभी होगा जब एनसीआर में भी लगे लॉकडाउन। केंद्र की दलील, लॉकडाउन को अंतिम उपाय के तौर पर देखा जाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अभी बेहद खराब की श्रेणी में। दिल्ली में AQI 318, नोएडा में 387, गुरुग्राम में AQI 317 और गाजियाबाद में 302 दर्ज किया गया। प्रदूषण को लेकर एक्शन में हरियाणा सरकार। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में 17 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया। हरियाणा के सोनीपत में एनजीटी के आदेश के बाद सभी तरह के निर्माण के कामों पर रोक लगी। अधिकारियों के मुताबिक आदेश की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर प्रदूषण फैलाने वाली अवैध फैक्ट्रियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद फतेहाबाद में एक्शन में दिखे अधिकारी। डीसी ने खेतों में जाकर जांच की। फायर ब्रिगेड की मदद से पराली की आग पर काबू पाया गया। खेतों में आग लगाने वाले किसान के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। सलमान खुर्शीद की किताब पर नहीं थम रहा विवाद। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर में तोड़फोड़ और आगजनी। राकेश कपिल समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नैनीताल में घर पर तोड़फोड़ पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। आगजनी ने साबित किया कि मैं सही था। यह हिंदू धर्म नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। यह हमला मुझ पर नहीं, हिंदू धर्म पर हुआ है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की तारीफ की। बोले, मुगलों ने कभी धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मुगल भारत को अपना मानते थे। बीजेपी के लिए सिर्फ 80% हिंदू ही भारतीय। जयपुर के राजस्थान कॉलेज में नमाज पर हंगामा। कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने वाले छात्रों को रोका। विवाद पर ABVP और NSUI के छात्र आमने सामने। अमरावती में हिंसा मामले में महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी नेता अनिल बोंडे गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश में जुटी पुलिस।
भारत सरकार जल्द खोल सकती है करतारपुर कॉरिडोर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पंजाब के सिख नेताओं ने 19 नवंबर से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब बीजेपी के नेता। पंजाब चुनाव, आंतरिक सुरक्षा, किसान आंदोलन और संगठन को लेकर चर्चा। करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिन के उत्तराखंड दौरे का आज आखिरी दिन। रुद्रपुर में बंगाली समाज के साथ संवाद कार्यक्रम और क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राज्य के 13 जिलों में निकालेंगे शहीद सम्मान यात्रा। शहीदों के परिवारों के सम्मान के लिए बड़ी पहल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान तेज। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज से 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तरकाशी में रोड शो में भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में आज से 4 दिसंबर तक बीजेपी के व्यापारी सम्मेलन का आयोजन। व्यापारियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। कहा, यूपी में इस बार वोट जातीय आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर पड़ेंगे। काशी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी पूजा में मौजूद रहे। 107 साल बाद कनाडा से लाई गई है मूर्ति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का गोवा दौरा। कल पणजी में टैक्सी चालकों के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट की बैठक आज। पेट्रोल डीजल से वैट कम करने पर हो सकता है फैसला। सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर विवाद जारी है। केंद्र के फैसले पर आज बंगाल विधानसभा में चर्चा होगी। बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में पहुंचे पीएम मोदी। पारंपरिक आदिवासी लिबास में दिखे पीएम मोदी। कहा, आजादी के बाद की सरकारों ने आदिवासियों का ध्यान नहीं रखा। एमपी के भोपाल को पीएम मोदी का 100 करोड़ के रेलवे स्टेशन का तोहफा। वर्ल्ड क्लास स्टेशन रानी कमलापति का लोकार्पण किया। बोले, कुछ दिन पहले तक लोग रेलवे को कोसते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत सचिव और प्रभारी मंत्री रहेंगे मौजूद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराबबंदी की वजह से कुछ लोग मेरे खिलाफ हुए। हमने तो महिलाओं की बातें सुनी। शराबबंदी का फैसला सर्वसम्मति से लागू हुआ था। अहमदाबाद नगर निगम का बड़ा आदेश। अंडा और नॉनवेज के फूड स्टॉल आज से होंगे बंद। धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज समेत सार्वजनिक जगहों पर नॉनवेज की रेहड़ी पर रोक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे कर्नल विप्लव। गुजरात में मोरबी के एक गांव से करीब 600 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने साधा निशाना। कहा, उड़ता गुजरात। आर्यन क्रूज ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों की जांच कर रही मुंबई पुलिस की एसआईटी की टीम ने सैम डिसूजा से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। रविवार को एनसीबी की विजिलेंस की टीम ने बयान दर्ज किए थे। त्रिपुरा में फर्जी खबर रिपोर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार दोनों महिला पत्रकार को जमानत मिली। हिंसा पर थी खबर। त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहा है। यूपी के कासगंज मामले में अगवा लड़की मिली। मृतक अल्ताफ पर लगा था अगवा करने का आरोप। अल्ताफ के परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने और सीबीआई जांच की मांग की है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर यूपी सरकार निगरानी में जांच करने को है तैयार। यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जिन्हें ठीक समझे उन्हें नियुक्त कर दें। कश्मीर में पाकिस्तान के पालतू दहशतगर्दों की अब खैर नहीं है। हाल के दिनों में जिन आतंकियों ने बेगुनाहों की जान ली थी, उन्हें चुन चुनकर अब दोज़ख में भेजा जा रहा है। समीर अहमद तांत्रे, आमिर और इनका मददगार अल्ताफ। श्रीनगर में आतंक के 3 चेहरे थे, जिन्हें ऑपरेशन ऑल आउट में ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि हैदरपुरा के एक मकान में 3 आतंकी छिपे हैं। इस खबर पर जब घर की घेराबंदी की गई तो आतंकियों ने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई 3 घंटे तक चली, जिसके बाद इसी दरवाजे के पीछे आतंकवादियों के शव मिले।
मारा गया आतंकी समीर त्राल का आमिर बनिहाल का और अल्ताफ श्रीनगर का रहने वाला था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अल्ताफ ने आतंकियों को अपने घर में पनाह दे रखी थी। एनकाउंटर के दौरान अल्ताफ घायल हो गया था, हालांकि बाद में उसने दम तोड़ दिया। ये सीमेंट का कारोबार करता था। इससे पहले रविवार को श्रीनगर के नवाकदल इलाके में सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। कश्मीर घाटी में पिछले महीने से शुरू हुई टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 14 साल बाद बीएसएफ को भी आतंकियों की सफाई के लिए मैदान में उतारा गया है और इसके नतीजे आने लगे हैं। मुंबई में हादसा हुआ है। मुंबई में सैमसंग कंपनी के सबसे बड़े गोदाम में कल रात भीषण आग लग गई और गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई है। आसमान को छूती ये लपटें मुंबई के सैमसंग मोबाइल के सर्विस सेंटर में लगी है। ये आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते इसने 3 और कंपनियों को अपनी चपेट में ले लिया। सैमसंग मोबाइल सर्विस सेंटर मुंबई के कांजूर मार्ग पर है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सर्विस सेंटर के अंदर फंसे करीब 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग सोमवार रात करीब 9:42 पर लगी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15 से अधिक गाड़ियों की मदद ली गई। करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी से हुए नुकसान का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एक सैमसंग कंपनी का सर्विस स्टेशन है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट वजह से आग लगी है। जो कंपनी के बाजू में जो गोडाउन्स है उसमें कुछ ऑयल्स है और कुछ डेकोरेशन का मटेरियल था, उसके वजह से आग ज़्यादा फैली है। शुरुआत में क्या लग रहा सर, आग लगने की वजह क्या रही होगी? शॉर्ट सर्किट के वजह से प्राथमिक तौर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आग लग सकती है और पूरा आफ्टर ये पूरा कवर करने के बाद हमको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो सैमसंग का सबसे बड़ा गोदाम भी था। ऑनलाइन डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों को इस गोदाम में रखा जाता था। इसके अलावा ये सैमसंग का सर्विस सेंटर भी था। इस सर्विस सेंटर के पास ही 3 और कंपनियों के गोदाम भी हैं। पीएम मोदी यूपी को आज देंगे बड़ी सौगात। सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। दोपहर करीब 1:30 बजे C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। सीएम योगी करेंगे स्वागत। पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास बनी करीब 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एयर शो भी देखेंगे। वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30, जगुआर, मिराज 2000, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर श्रेय लेने की होड़। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करेंगे पुष्प वर्षा। अखिलेश बोले, शिलान्यास हमारा, फीता काटने का काम बीजेपी का। उद्घाटन में जाना चाहते थे लेकिन हमें रोक दिया। दिल्ली में पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे सीएजी के पहले ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल ला सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक बिल की चल रही है तैयारी। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है संसद सत्र। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने सुबह 10 बजे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक बुलाई। प्रदूषण को रोकने की रणनीति तैयार होगी। विदेश से लौटते ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रदूषण पर आपात बैठक की। अधिकारियों से दिल्ली के प्रदूषण के हालात पर फीडबैक लिया। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कहा, प्रदूषण पर राजनीति ना हो, किसानों और एमसीडी पर ठीकरा फोड़ने की ना हो कोशिश। प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 4%।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली में कुछ दिन गाड़ियां चलाना बंद क्यों नहीं कर देते। पंजाब, यूपी, हरियाणा में कम से कम 1 हफ्ते तक पराली न जले, सरकारी किसानों को समझाएं। केजरीवाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा हम पूरी तरह लॉकडाउन लगाने को तैयार, फायदा तभी होगा जब एनसीआर में भी लॉकडाउन लगे। केंद्र की दलील, लॉकडाउन को अंतिम उपाय के तौर पर देखा जाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली में AQI 318, नोएडा में 387, गुरुग्राम में AQI 317 और गाजियाबाद में 302 दर्ज किया गया है। प्रदूषण को लेकर एक्शन में हरियाणा सरकार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में 17 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया। हरियाणा के सोनीपत में एनजीटी के आदेश के बाद सभी तरह के निर्माण के कामों पर रोक। अधिकारियों के मुताबिक आदेश की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर प्रदूषण फैलाने वाली अवैध फैक्ट्रियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद फतेहाबाद में एक्शन में दिखे अधिकारी। डीसी ने खेतों में जाकर जांच की। फायर ब्रिगेड की मदद से पराली की आग पर काबू पाया गया। खेतों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। सलमान खुर्शीद की किताब पर नहीं थम रहा विवाद। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर में तोड़फोड़ और आगजनी। राकेश कपिल समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नैनीताल में घर पर तोड़फोड़ पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, आगजनी ने साबित किया मैं सही था। यह हिंदू धर्म नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह हमला मुझ पर नहीं, हिंदू धर्म पर हुआ है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की तारीफ की। बोले मुगलों ने कभी धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मुगल भारत को अपना मानते थे। बीजेपी के लिए सिर्फ 80% हिंदू ही भारतीय। जयपुर की राजस्थान कॉलेज में नमाज पर हंगामा। कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने वाले छात्रों को रोका गया। विवाद पर ABVP और NSUI के छात्र आमने सामने आ गए। अमरावती में हिंसा मामले में महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी नेता अनिल बोंडे गिरफ्तार। CCTV फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। भारत सरकार जल्द खोल सकती है करतारपुर कॉरिडोर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पंजाब के सिख नेताओं ने 19 नवंबर से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब बीजेपी के नेता। पंजाब चुनाव, आंतरिक सुरक्षा, किसान आंदोलन और संगठन को लेकर चर्चा। करतारपुर कॉरिडोर खोलने की भी मांग की। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के 2 दिन के उत्तराखंड दौरे का आज है आखिरी दिन। रुद्रपुर में बंगाली समाज के साथ संवाद कार्यक्रम और क्षेत्रीय नेताओं के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, राज्य के 13 जिलों से निकालेंगे शहीद सम्मान यात्रा। शहीदों के परिवारों के सम्मान के लिए बड़ी पहल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान हुआ तेज। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तरकाशी में रोड शो में भी होंगे शामिल। यूपी में आज से 4 दिसंबर तक बीजेपी के व्यापारी सम्मेलन का आयोजन। व्यापारियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। कहा, यूपी में इस बार वोट जातीय आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर पड़ेंगे। काशी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा। CM योगी पूजा में रहे मौजूद। 107 साल बाद कनाडा से लाई गई है मूर्ति। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का गोवा दौरा। कल पणजी में टैक्सी चालकों के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट की बैठक आज। पेट्रोल डीजल से वैट कम करने पर हो सकता है फैसला। सीमावर्ती राज्य में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर विवाद जारी। केंद्र के फैसले पर आज बंगाल विधानसभा में चर्चा होगी। बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में पहुंचे PM मोदी। पारंपरिक आदिवासी लिबास में दिखे PM मोदी। कहा, आजादी के बाद की सरकारों ने आदिवासियों का ख्याल नहीं रखा। MP के भोपाल को PM मोदी का 100 करोड़ के रेलवे स्टेशन का तोहफा। वर्ल्ड क्लास स्टेशन रानी कमलापति का लोकार्पण किया। बोले, कुछ दिन पहले तक लोग रेलवे को कोसते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिलों के DM, SP समेत सचिव और प्रभारी मंत्री रहेंगे मौजूद।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराबबंदी की वजह से कुछ लोग मेरे खिलाफ हुए। हमने तो महिलाओं की बातें सुनी। शराबबंदी का फैसला सर्वसम्मति से लागू हुआ था। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को केंद्र की बूस्टर डोज, राज्यों को टैक्स हिस्सेदारी की 2 किश्तें साथ ही देने का ऐलान किया। 95,000 करोड़ का होगा भुगतान। अहमदाबाद नगर निगम का बड़ा आदेश, अंडा और नॉनवेज के फूड स्टॉल आज से होंगे बंद। धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज समेत सार्वजनिक जगहों पर नॉनवेज की रेहड़ी पर रोक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे कर्नल विप्लव। त्रिपुरा में फर्जी खबर रिपोर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार 2 महिला पत्रकार को जमानत मिली। हिंसा पर थी खबर। त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहा है। गुजरात में मोरबी के एक गांव के करीब 600 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने साधा निशाना, कहा उड़ता गुजरात। आयरन क्रूज ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों की जांच कर रही मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने सैम डिसूजा से तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की। रविवार को एनसीबी की विजिलेंस की टीम ने बयान दर्ज किए थे। यूपी के कासगंज मामले में अगवा लड़की मिली। मृतक अल्ताफ पर लगा था अगवा करने का आरोप। अल्ताफ के परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने और सीबीआई जांच की मांग की। लखीमपुर खीरी किसान हिंसा मामले पर यूपी सरकार निगरानी में जांच करने को तैयार। यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जिन्हें ठीक समझे उन्हें नियुक्त कर ले। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी फिर से हुई खारिज। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हिंसा के दौरान 8 लोगों की जान गई थी। यूपी के जलयम भर्ती घोटाले में समाजवादी पार्टी के आजम खान की कोर्ट में हुई पेशी। योगी सरकार ने जांच करवाई थी, जिसके आधार पर आजम खान पर एफआईआर दर्ज है। गाजियाबाद में लोनी के एक होटल में रोटी बनाते समय थूक रहे एक शख्स का वीडियो हुआ है वायरल। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार सरकार की लेसी सिंह का आरोपों पर पलटवार। एक तस्वीर जारी कर तेजस्वी पर जड़ा आरोप, कहा जिसकी हत्या हुई है उस पर 9 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह का सरगना तेजस्वी की पार्टी का सदस्य है। लेसी सिंह पर रीटू सिंह की हत्या का आरोप है। पंजाब में माइनिंग के काम में लगे क्रशर इंडस्ट्री से बड़े पैमाने पर कथित तौर पर वसूला जा रहा है गुंडा टैक्स। कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक रोजाना तकरीबन 14 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की जाती है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता संजीत की हुई हत्या। बीजेपी का आरोप, पीएफआई की राजनीति शाखा एसडीपीआई के गुंडों ने पत्नी के सामने मार डाला। संजीत के शरीर पर 50 से ज्यादा घाव। दिल्ली में नकली नोटों के सिंडिकेट का हुआ खुलासा। दिल्ली पुलिस ने पंजाब के 2 मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 लाख के नकली नोट भी बरामद किए गए। मुंबई के कंजूर मार्ग इलाके में सैमसंग के मोबाइल सर्विस सेंटर में भीषण आग से भारी नुकसान। दमकल की 15 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया। 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। फैक्ट्री में लेंटर गिरने से 6 मजदूर घायल हुए। एनजीटी की रोक के बाद भी जारी था काम। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां हुई तेज। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सीईओ के मुताबिक एयरपोर्ट बनाने के लिए कंपनी का चुनाव हो सकता है। यूपी के झांसी में आज से 19 नवंबर तक होगा राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। अब 24 घंटे के अंदर हो सकेगा पोस्टमार्टम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया ऐलान। पहले सूर्यास्त के बाद नहीं होता था पोस्टमार्टम। दिल्ली पर डेंगू की मार, 6 साल का रिकॉर्ड टूटा। एक हफ्ते में सामने आए 2500 से ज्यादा केसेस। देश में कोरोना के 10,229 नए मामले सामने आए। एक दिन में 125 लोगों की मौत भी हुई। टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 13 करोड़ के तकरीबन पहुंचा। मध्य प्रदेश के रतलाम में नो वैक्सीन नो नमकीन अभियान शुरू की गई है। नमकीन विक्रेताओं का कहना है कि 25% लोगों ने नहीं लगवाया है अब तक टीका। कोरोना की दूसरी लहर छीन चुकी है कई जिंदगियां। T20 वर्ल्ड कप से लौट रहे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की 5 करोड़ की 2 घड़ी कस्टम विभाग ने जब्त की। हार्दिक के पास घड़ी के बिल नहीं थे।
मशहूर कहानीकार और आपका बंटी महाभोज 1 इंच मुस्कान जैसे उपन्यास लिखने वाली मनु भंडारी का 90 साल की उम्र में निधन हुआ। देखिए सलमान खुर्शीद की, जिन्होंने अयोध्या पर किताब लिखी और किताब की वजह से इन दिनों हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर हैं। कल तो नैनीताल में उनके घर पर आगजनी और फायरिंग तक की गई। ये नैनीताल के मुक्तेश्वर में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बंगला है। बंगले के आहते में कुछ लोग जबरन घुस आए हैं। पुतला दहन हो रहा है। इनके हाथ में एक झंडा भी है जिसमें कमल निशान बना है। खुर्शीद के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। इसके बाद सलमान खुर्शीद के घर में घुसे घुसपैठियों ने बरामदे में जमकर तोड़फोड़ की और जी नहीं माना तो घर को आग के हवाले कर दिया। इन तस्वीरों में दिख रहे ये वही लोग हैं जो आग ज्यादा भड़काने के बाद उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोतवाली भवाली में दी गई तहरीर के मुताबिक घर पर कई राउंड फायरिंग भी की गई और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। एक मजदूर आदमी के लिए तुमने इतनी समस्या कर, हमारे लिए समस्या भैया, हमने रोजी रोटी के लिए लगे हैं। हम यहाँ कोई वो थोड़ी है हमारा, हमें खतरे में डाला तुम लोगों ने। हम तो बुझा रहे हैं। इन लोगों ने अगर विरोध करना है तो ये विरोध करें, किसी चौराहे पे जाके पुतला दहन करें या कुछ करें। किसी व्यक्ति के घर पे जाके आगजनी की घटना करना ये निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो भी अराजक तत्व है, पुलिस उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं होगी और उनके घर के आगे जो है वो प्रोटेक्शन भी लगा दिया गया है। सलमान खुर्शीद इन दिनों अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवादों में है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम से की है और हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताया है। इसी बात को लेकर हिंदूवादी संगठन खुर्शीद से नाराज है। फेसबुक पर घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा, क्या मैं अभी भी गलत हूँ? क्या ये हिंदुत्व हो सकता है? मैं तो ये दरवाजा खुला रख रहा था। आइए हम बैठे हैं, बात करें, एक कप चाय पीजिए, हमसे बात करिए। तो वो उस दरवाजे पे ये दस्तक करके गए हैं, आग से दस्तक करके गए हैं। हम तो सिर्फ बात करना चाहते थे। मैं अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं। हिंसात्मक कार्य करना किसी के विचारों के विषय में और उनको धमकाना और जोर जबरदस्ती करना, ये ओछापन है और ये सही रूप से उनकी चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। सलमान खुर्शीद के घर पर हुए हमले की दूसरे राजनीतिक दलों ने भी कड़ी निंदा की है। इस तरह के वायलेंस करके वो ये साबित कर रहे हैं कि संभवतः जो लोगों का अंदेशा था वो गलत नहीं था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने समर्थन करते हुए ट्विटर पर लिखा है, ये शर्मनाक है। सलमान खुर्शीद एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को गौरवान्वित किया है और हमेशा घरेलू स्तर पर देश के एक उदारवादी, मध्यम मार्गी, समाजवेशी दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। सत्ता में बैठे लोगों को भी राजनीति में बढ़ती असहिष्णुता की निंदा करनी चाहिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासत का मेगा शो होने जा रहा है। आज पीएम मोदी 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान लड़ाकू विमान भी एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर उतरेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 80-130J सुपर हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर की लैंडिंग के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी सियासी उड़ान की तैयारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मेगा शो करने वाले हैं। सुखोई, महराज और जगुआर जैसे कई फाइटर प्लेन के शक्ति प्रदर्शन से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर प्लेन उतरेंगे और बीजेपी का चुनावी अभियान उड़ान भरेगा। आज पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर सबसे पहले पीएम मोदी
C-130 हरक्यूलिस विमान से उतरेंगे। फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। इसके बाद मोदी 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का भाषण होगा। दोपहर 2:40 पर एयर शो शुरू होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आधे घंटे का एयर शो होगा। 6 फाइटर प्लेन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 सुखोई, 2 मिराज और 2 जैगुआर विमान टेक ऑफ और टचडाउन करेंगे। 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर ये 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जिसका इस्तेमाल युद्ध काल में आपातकाल में किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस पट्टी पर लड़ाकू और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता आज दिखाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए इसके उद्घाटन को योगी सरकार इतने मेगा शो में तब्दील करना चाहती है कि संदेश यूपी के हर वोटर तक जाए। और इस एक्सप्रेसवे की टॉप बातें क्या है, ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं आदर्श के पास। और सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की टॉप 5 बातें क्या है, वो आपको बताते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, उसमें जो सबसे बेहतर 5 बातें हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341 किलोमीटर की है। हवाई पट्टी जो बनाई गई है वो करीब 3.5 किलोमीटर का इलाका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिसको कुछ खास तरीके से बनाया गया है, जिस पर हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स, ये तमाम जहाजों को उतारा जा सकता है। लखनऊ से गाजीपुर की दूरी मात्र 3.5 घंटे की रह जाएगी, जो पहले करीब 10 घंटे लगते थे। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,495 करोड़ रुपए का खर्च आया है और 9 जिलों को ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा और इसीलिए ये एक्सप्रेसवे बहुत अहम हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाना आसान नहीं था। रोड के साथ साथ कई चीजें और भी विकसित की गई हैं, वो भी आपको बताते हैं कैसे ये पूरा 341 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। देखिए, इस एक्सप्रेसवे में करीब 18 फ्लाईओवर आएंगे, रेलवे ओवरब्रिज हैं 7 लंबे पुल हैं, इसमें छोटे पुलों की संख्या 118 है। अंडरपास जो एक्सप्रेसवे के नीचे से आसपास के लोगों को जिले में उतरने और जिले से जुड़ने के लिए दिए गए हैं, वो करीब 271 हैं और पुलिया करीब 502 हैं। तो इस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। और देखिए, कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विकास की गाड़ी भी सर पर दौड़ती नजर आएगी। इस एक्सप्रेसवे पर कई चीजें हैं जो इसे खास बनाती है। आइए अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जहाजों की लैंडिंग बेशक हेडलाइन बने, पर एक्सप्रेसवे का काम है इलाकों को जोड़ना और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये काम बखूबी करने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से यूपी के 9 जिले जुड़ेंगे। ये जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। एक्सप्रेसवे की इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि इस हाईवे का मकसद है कि इस पर तेज रफ्तार गाड़ियां विकास को साथ लेकर दौड़ सके। लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर चांदसराय गांव से शुरू होकर यूपी के 9 जिलों को जोड़ता हुआ ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की जान बनेगा और गाजीपुर के हैदरिया गांव पर खत्म होगा। जिस यात्रा में 10 घंटे लगते थे, अब वही गाजीपुर से लखनऊ की दूरी सिर्फ 3.5 किलोमीटर रह जाएगी। एक्सप्रेसवे गांवों और शहरों को महानगरों से जोड़ देगा और इस तरह विकास को नई रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेसवे के निकट के 10 किलोमीटर की दूरी तक के गांवों को सड़कों से कनेक्ट किया जा रहा है। ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा, जो अपनी उपज को सीधे राज्य की राजधानी में ला सकेंगे। एक्सप्रेसवे के किनारे व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रदेश का सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 4 धार्मिक स्थलों को भी जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहनों को 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने की अनुमति दी जाएगी। एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। पशुओं को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ फेंसिंग की गई है। एक्सप्रेसवे पर लगातार पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था है। यहाँ बनने वाली पुलिस चौकियों के साथ हेलीपैड भी बनाया जाएगा। सुविधाओं के मामले में भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसी से पीछे नहीं रहेगा। एक्सप्रेसवे पर 8 पेट्रोल पंप की योजना है। 4 जगहों पर सीएनजी स्टेशन बनाए जाने हैं। बैटरी चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन की भी योजना है। किनारे पर 4.5 लाख वृक्ष लगाए जा रहे हैं। हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फिलहाल टोल नहीं है, लेकिन 11 जगहों पर टोल बूथ बनाए जाएंगे। तो इस एक्सप्रेसवे की खासियत आपने देखी, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ही बहाने मोदी और योगी पूर्वांचल में बीजेपी के विजय रथ को लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं।
और यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले ही इसका श्रेय लेने की अब लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। पूर्वांचल में किसका झंडा लहराएगा? एक्सप्रेसवे पर किसकी गाड़ी दौड़ेगी? उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जंग का अखाड़ा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुछ प्रयास तो करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम के दौरे से कुछ घंटे पहले एक्सप्रेसवे पर स्वागत तैयारियों का जायजा लिया। योगी ताल ठोककर कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने तय वक्त में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार कर दिखाया है। वहीं अखिलेश पुराने पोस्टर दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आइडिया भी उनका था और शिलान्यास भी उनका था। पोस्टर में लिखा है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, नीचे लिखा है देश के सबसे लंबे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, तारीख 22 दिसंबर 2016, दिन गुरुवार। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है, 2022 में भी इंतजार कर रही है। जिन 9 जिलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वहां तरक्की की राह खुलेगी, लोगों को आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा। इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि 9 जिलों में वोटर्स का आशीर्वाद उसे मिलेगा। बीजेपी को ये भी लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संदेश अवध और पूर्वांचल दोनों जगह जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को अवध क्षेत्र से जोड़ने वाला है। इसका सियासी गुणागणित समझ लीजिए। अवध क्षेत्र में कुल 118 विधानसभा सीटें हैं, पूर्वांचल में कुल 130 सीटें हैं। ये दोनों मिलाकर होती हैं 248 सीट। ये यूपी की कुल विधानसभा सीटों का 62% है। पिछले चुनाव यानी 2017 में बीजेपी को इन 248 सीटों में से 184 सीट हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी की नजर इन 248 सीटों पर है, तो एक्सप्रेसवे की सौगात देकर इन 248 सीटों के वोटर्स को लुभाना चाहती है बीजेपी। और यही वजह है बीजेपी ने पूर्वांचल पर पूरा फोकस रखा है। पूर्वांचल में बीजेपी का अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से पहले ही गठजोड़ है। पिछले दिनों बीजेपी ने निषाद पार्टी से भी समझौता किया है। ये छोटे छोटे दल पूर्वांचल में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। उधर अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है। अखिलेश ने संजय चौहान की जिस पार्टी से तालमेल किया है, उसका प्रभाव भी पूर्वांचल में ही है। यही वजह है जिस वक्त मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं, उसी वक्त अखिलेश ने अपनी विजय यात्रा का कार्यक्रम गाजीपुर में रख दिया। सियासी खेल में अखिलेश की यात्रा को मंजूरी नहीं मिली तो अखिलेश की नाराजगी उबल पड़ी। वहीं इसका तोड़ अखिलेश ने यह निकाला कि अब पूर्वांचल में उनके कार्यकर्ता आज ही पुष्प वर्षा करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दरअसल अखिलेश का प्लान है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के काम पर तो सवाल उठा ही रही है। ये भी कह रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा बनना था वैसा बना नहीं। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। प्रचार ये किया जा रहा है कि गुणवत्ता के लिए नॉर्मल बिटुमिन नहीं यूज हुआ है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से बिटुमिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं। और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज कराना पड़ेगा। ऐसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश के दावे में वाकई दम है? एबीपी न्यूज ने उसका रियलिटी चेक किया। योगी जी के पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी ये खासियत है। इसकी पड़ताल के लिए मैंने भी एक ग्लास लिया है।
इसमें पानी भरा है और इसको मैं अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देता हूँ। और अब मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लखनऊ की तरफ लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या पानी छलकता है या नहीं, या इसकी सड़क इतनी ही स्मूथ बनी हुई है। तो आप देखिए कि इस वक्त मैंने पहले गियर और अब दूसरे गियर पे गाड़ी रख दी। दूसरे गियर के बाद अब मैं इस गाड़ी को तीसरे गियर पे करता हूँ और अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ। इसके बाद अब मैं चौथे, पांचवें और छठवें गियर तक जाऊंगा और देखूंगा कि क्या पानी गिरता है या नहीं। तो तीसरे के बाद अब ये चौथा गियर और चौथे गियर के बाद अब मैं करीब 60 की स्पीड में पहुंच चुका हूं। आप देखिए कि 80 पार कर चुका हूं मैं और गाड़ी मेरी छठवें गियर पे, ये छठवां गियर लग चुका है और छठवें गियर पे मेरी स्पीड 80 से ऊपर है और इसको अब मैं बढ़ा करके 100 के आसपास ले जाता हूं। और अभी भी आप देखिए कि पानी बिल्कुल भी छलक नहीं रहा है, यानी कि जो रोड है उसकी क्वालिटी काफी बेहतरीन है। 100 की स्पीड आ चुकी है और आप पानी देखिए अभी भी ग्लास में जैसे था वैसे ही है। एक्सप्रेसवे कैसा बना है, इसमें सफर आरामदायक होगा या नहीं, आने वाले वक्त में लोग खुद इसका रियलिटी चेक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मौसम चुनावी है, इसीलिए अखिलेश हर दांव खेल लेना चाहते हैं और चुनावी राजनीति में ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं। वैक्सीन नहीं तो नमकीन नहीं। अपनी नमकीन के लिए देश भर में मशहूर रतलाम ने नई पहल से मिसाल कायम की है। अब रतलाम में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ही आपको नमकीन मिलेगी। रतलाम माने नमकीन और रतलाम माने रतलामी सेब। नमकीन के शौकीनों के लिए रतलामी नमकीन के बिना भोजन अधूरा है। अब रतलामी सेब भी मौजूद है। नमकीन की दुकानें भी खुल रही हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो रतलाम में नमकीन के शौकीन तरसते रह जाएंगे। प्रशासन की पहल पर नमकीन दुकानदारों ने अगले 8 दिन के लिए नो वैक्सीनेशन नो नमकीन का फैसला किया है। नमकीन व्यापारियों की तरफ से खुद से ये पहल हुई है। अभी गिलरा नमकीन पे है, हमें इसके पहले गोवर्धन नमकीन के वहाँ थे। इनकी खुद की पहल है कि ये एक पहल करेंगे कि हम 8 दिन तक उनको किसी को सामान नहीं देंगे जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। प्रशासन का दावा है कि करीब 76% लोग दूसरी डोज लगवा चुके हैं, लेकिन 24% लोगों को प्रेरित करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नमकीन के साथ वैक्सीनेशन को जोड़ना काम कर जाएगा, इसलिए व्यापारी संगठन के साथ मिलकर ये मुहिम चलाई जा रही है। इस अभियान में हम लोग भी शामिल होना चाह रहे हैं। कल से ही हमारे दुकान पे हम सूचना पत्र लगा देंगे, बगैर वैक्सीनेशन के नमकीन नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत बढ़िया बात है, इसमें हमारा जो सहयोग हम करने के लिए तैयार हैं। बाजारों में दुकानदारों को प्रेरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गली गली टीका अभियान भी चलाया जा रहा है। महाअभियान कोरोना वैक्सीनेशन, महाअभियान कोरोना वैक्सीनेशन, महाअभियान। दिल्ली में पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे कैग के पहले ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सरदार पटेल की प्रतिमा का होगा अनावरण। संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल ला सकती है सरकार। सूत्रों के अनुसार बिल की चल रही है तैयारी। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है संसद का सत्र। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने सुबह 10 बजे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक बुलाई। प्रदूषण को रोकने की रणनीति तैयार होगी। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कहा, प्रदूषण पर राजनीति ना हो, किसानों और एमसीडी पर ठीकरा फोड़ने की ना हो कोशिश। सलमान खुर्शीद की किताब पर नहीं थम रहा विवाद। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर में तोड़फोड़ और आगजनी। राकेश कपिल समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। अमरावती में हिंसा मामले में महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी नेता अनिल बोंडे गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बिहार सरकार की लेसी सिंह का आरोपों पर पलटवार। एक तस्वीर जारी कर तेजस्वी पर जड़ा आरोप। कहा, जिसकी हत्या हुई है उस पर 9 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह का सरगना तेजस्वी की पार्टी का सदस्य है। भारत सरकार जल्द खोल सकती है करतारपुर कॉरिडोर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पंजाब के सिख नेताओं ने 19 नवंबर से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राज्य के 13 जिलों में निकालेंगे शहीद सम्मान यात्रा। शहीदों के परिवारों के सम्मान के लिए बड़ी पहल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान हुआ तेज। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तरकाशी में रोड शो में शामिल होंगे।
यूपी में आज से 4 दिसंबर तक बीजेपी के व्यापारी सम्मेलन का आयोजन। व्यापारियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यूपी की झांसी में आज से 19 नवंबर तक होगा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। गुजरात में मोरबी के एक गांव से करीब 600 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने साधा निशाना, कहा उड़ता गुजरात। आर्यन क्रूज ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों की जांच कर रही मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने सैम डिसूजा से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। रविवार को एनसीबी की विजिलेंस की टीम ने बयान दर्ज किए थे। हाल के दिनों में सीमा पर चीन की बदमाशियां और बदतमीजियां दोनों बढ़ी हैं, लेकिन अब देश की सुरक्षा में लगी आईटीबीपी ने चीन को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है। एलएसी पे भी हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए हम लोग तैयार हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा का इशारा चीन की तरफ है। अगर चीन ने सीमा पर कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आईटीबीपी के जवान भारत चीन सीमा पर तैनात है। इनके जरिए लद्दाख के काराकोरम पास से अरुणाचल के दीपू तक की सुरक्षा है। आईटीबीपी के जिम्मे भारत चीन सीमा पर 3488 किलोमीटर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आईटीबीपी के जवान -40 डिग्री की सर्दी में भी देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं ताकि दुश्मनों की किसी भी हरकत को बेअसर कर सके। इस बार भी आईटीबीपी के जवान कड़ाके की ठंड और दुश्मन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, चाहे ऑपरेशनल फील्ड हो, चाहे ट्रेनिंग फील्ड हो, किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में अच्छी तैयारी और अच्छी ट्रेनिंग के साथ हमेशा तैयार रहते हैं। एलएसी पे भी हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए हम लोग तैयार। चीन हाल के दिनों में कई बार सीमा पर विवाद कर चुका है, हालांकि इस बार उसके सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी है। कश्मीर में पाकिस्तान के पालतू दहशतगर्दों की अब खैर नहीं। हाल के दिनों में जिन आतंकियों ने बेगुनाहों की जान ली थी, उन्हें चुन चुन कर अब दोज़ख में भेजा जा रहा है। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले जिन्ना पर शुरू हुई सियासी बहस सिकंदर से होते हुए मुगल शासकों तक आ गई है। मुगलों के हमदर्द बनकर सामने आए हैं मणिशंकर अय्यर। आप खुद सुनिए कि कैसे चुनावी आग में मणिशंकर ने घी डाला है। मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया है। बस मणिशंकर अय्यर की ही कमी थी। चुनाव आया और सलमान खुर्शीद के बाद अब मणिशंकर अय्यर ने अपनी विवादों वाली जुबान खोल दी। इस बार अय्यर ने भी इतिहास में घुसकर मुगलों की शान में कसीदे पढ़ दिए। अकबर, वो इस देश में पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहां मैं मंत्री होने के समय रहता था, उस सड़क का नाम है अकबर रोड। में तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। नेहरू जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर बहते चले गए। ये भी कह दिया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मुसलमानों का तादाद भारत में 24% का था और ये कहते हैं कि नहीं, इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। मणिशंकर अय्यर को अचानक मुगलों की याद क्यों आ गई, अब इसकी वजह भी सुन लीजिए। हम सारे जो इस देश के बाशिंदे हैं, हम उनको भारतीय समझते हैं और चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं
और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं। चुनावी मौसम में मणिशंकर अय्यर का ये बयान बाहर से आया तो बीजेपी को मौका मिल गया कांग्रेस पर निशाना साधने का। बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है। कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद के बयान की तरह कांग्रेस मणिशंकर अय्यर के बयान को भी जायज ठहरा रही है। इसमें क्या तो कोई दो राय है कि जो भी आप नाम लेते हैं, अच्छे रहे हों बुरे रहे हों, इतिहास में निंदनीय रहे हों या वो प्रशंसा के योग्य रहे हों, और इतिहास में हर पहलू के हर प्रकार के कैरेक्टर आते हैं, क्या वो भारत की अस्मिता, विरासत, संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है? कैसा भी व्यक्ति हो। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए क्या क्या किया, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन मणिशंकर अय्यर को वो नहीं दिखता। अब देखना ये होगा कि मणिशंकर अय्यर का ये बयान कांग्रेस की मुसीबत कितनी बढ़ाता है। जरा सोचे, क्या कभी ऐसा होता है कि छात्र अपनी मांग को लेकर किसी राज्य के डिप्टी सीएम के पास पहुंचे और डिप्टी सीएम आग बबूला होकर छात्रों को गाली देने लगे? देखिए, अगर राज्य का नाम बिहार है तो ये संभव है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूनिवर्सिटी में इतनी लड़ाई की है और तुम्हारा नेता जो सेक्रेटरी कौन है और कहाँ का तुम्हारा और नेता है जो कहता है कि नहीं एग्जाम वो हम कहे कि मोतिहारी और बेतिया करो, तो तुम लोग कहता है कि नहीं सारा तुम लोग कहते हो कि नहीं मुजफ्फरपुर ही होगा तो करो मुजफ्फरपुर। छात्र लोग नहीं बोले, नेता क्यों बोला? मेरा नेता नहीं है, छात्रों का नेता कोई नहीं। हेलो, VC हमसे कहे कि सबका लेटर आया है, हम कहे हुआ कि डेट बढ़ा दिया जाए, जगह नहीं है। जगह नहीं है तो ठीक है, 5 दिन 10 दिन डेट बढ़ जाएगा। बिहार की डिप्टी सीएम गई थी नाराज छात्रों को समझाने, लेकिन इतने बड़े ओहदे पर बैठी रेणु देवी गुस्से में अपना ही आपा खो बैठी और कुछ ऐसा बोल बैठी जिसे हम आपको नहीं सुना सकते। हालांकि डिप्टी सीएम की कुर्सी और महिला का सम्मान करते हुए छात्रों ने आपा नहीं खोया। दरअसल घटना पश्चिमी चंपारण के बेतिया की है, जहां परीक्षा केंद्र बदलने की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम रेणु देवी नाराज छात्रों को समझाने पहुंचे थे। वीडियो 13 नवंबर का है जो अब वायरल हो रहा है। छात्र मोतिहारी से परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर किए जाने के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। 12 नवंबर से छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। 13 नवंबर को छात्र MJK कॉलेज गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों से मिलने डॉक्टर संजय जायसवाल आए, मांगे सुनी और वादा करके निकलते बने। उसी समय डिप्टी सीएम रेणु देवी कॉलेज के पास दुर्गा बाग मंदिर में पूजा करने आई थी। अपनी मांगों को लेकर छात्र डिप्टी सीएम की कार के सामने बैठ गए और सुरक्षा कर्मियों के हटाने पर भी नहीं हटे। इसी दौरान डिप्टी सीएम साहिबा ने अपना आपा खो दिया। फिलहाल वीडियो वायरल है और डिप्टी सीएम रेणु देवी की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कश्मीर के कई चेहरे हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। पिछले कई दशकों से आतंकियों का खौफ और उनकी गोलियां ना तो कश्मीर का हौसला तोड़ पाई हैं और ना ही उसकी सुंदरता को कोई नुकसान पहुंचा पाई हैं। कश्मीर इस समय बेहद खूबसूरत हो रहा है। आपको दिखाते हैं सबसे खूबसूरत पतझड़ आखिर होता कैसा है। चिनार के पत्तों से लाल हुई धरती में एक कशिश है जो खींचती है हर इंसान को अपनी गोद में। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की खूबसूरती को यूं तो कई नामचीन शायरों ने कलमबंद किया है, लेकिन कुदरत के इस कूची के सामने हर कलाम बेजुबान सा लगता है। चिनार के पत्तों की कालीन जब जमीन पर बिछती है
तो कश्मीर में सर्दियों की आमद का ऐलान हो जाता है। चिनार के बड़े बड़े पत्तों में भरा ये लाल रंग पूरी दुनिया को बुलाता है अपने करीब। जो मैपल लीव्स नीचे गिर रही है, इसमें एक अलग ब्यूटी है। जैसे हम लोग सिनेमा में, मूवीज में देखते हैं जो चीज़, वो चीज़ आज हम लोग खुद फील कर पा रहे हैं। हमें तब लगता था कि ये शायद फॉरेन के दृश्य होंगे, बट अभी पता चलता है कि ये सारी मूवीज अपने पास, अपने इंडिया में शूट हुई है। तो वो देख के पता चलता है कि मतलब ये ब्यूटी अपने पास है। ये ऑटम के महीने में अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये पत्तों का झरना, ये जो कलरफुल ट्रीज दिख रहे हैं रेड कलर के, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस सीजन में हमें इसका बहुत लुत्फ उठा रहे हैं हम। दरअसल चिनार के पत्तों का लाल होना अक्टूबर महीने से ही शुरू हो जाता है। कश्मीर में इस खूबसूरत पतझड़ का इंतजार न सिर्फ पूरी दुनिया करती है, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये संकेत है कि सर्दियों की तैयारी मुकम्मल कर ली जाए। स्थानीय चिनार के पत्तों को जलाकर कोयला बनाते हैं ताकि खुद को गर्म रख सके। हालांकि अब प्रदूषण विभाग के बैन के बाद पत्तों से कोयले बनाने पर रोक लगा दी गई है। इन सर्दियों में कश्मीरियत और जमहूरियत दोनों की जुगलबंदी भी दिखेगी। कश्मीर को विकास की राह पर सरपट दौड़ाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। उम्मीद है कि कश्मीर का आने वाला कल भी इतना ही खूबसूरत होगा जितना कि चिनार की ये पत्तियां हैं। दिल्ली में प्रदूषण आज फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और दिल्ली की आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 तक पहुंच गया है, यानी सांस लेना भी दूभर है। आईटीओ पर भी प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में है। वहां करीब 390 से ज्यादा AQI दर्ज की गई है। लोधी रोड पर भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। यहां पर AQI 350 के पार है। AQI की यह स्थिति आज सुबह 7 बजे की है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो कोई राहत यहां पर फिलहाल दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और दिल्ली NCR का फिलहाल यही हाल है कि हर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कंडीशन में देखने को फिलहाल मिल रहा है। देखिए, दिल्ली खांस रही है, दिल्ली का दम घुट रहा है। जिस पर जिम्मेदारी की स्वच्छ हवा की, वो इस पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली का हाल कितना बेहाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सीधे सीधे फटकार दिया है। लेकिन दिल्ली में दो चीजें नहीं रुकी, प्रदूषण और राजनीति। सब जगह आने जाने में जो है ना दिक्कत है, आंखों में, मुंह में, सब में गैस भर रहा है प्रदूषण से। आंखों में जलन है, मेरे को आंखों में जलन, खांसी, गला सब खराब हो चुके हैं पोल्यूशन के चलते। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जब प्रदूषण से हाहाकार कर रही जनता की ये चित्कार भी शासन प्रशासन को राजनीति छोड़ उपाय पर काम करने को मजबूर नहीं कर सकी, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकारों को कटघरे में खड़ा कर जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि मंगलवार शाम तक कुछ ठोस उपाय कर लें। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज केंद्र सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक बुलाई है। बैठक में कमीशन के चेयरमैन MM कुट्टी, पर्यावरण सचिव RP गुप्ता होंगे। इसके अलावा यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पहली सुनवाई पर्यावरण पर होनी है। सुनवाई से पहले प्रदूषण की रोकथाम की रणनीति बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से पहले सभी सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा ही फोड़ती दिख रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सभी एक्शन में आ गए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विदेश दौरे से लौटते ही आपातकाल बैठक बुला ली। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 1 घंटे चली इस बैठक में भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रदूषण के हालात का फीडबैक लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भौहें तानी तो अधिकारी भी चुस्त दुरुस्त हो गए। हरियाणा के फतेहाबाद में खेतों में पराली में लगी आग को बुझाने अफसर ही दौड़ पड़े मैदान में। फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझवाई गई। डीसी पहुंचे, कृषि विभाग के अधिकारी दौड़े, कृषि उप निदेशक भी पहुंच गए मौका वारदात पर। अब डीसी ने खेतों में आग लगाने वाले किसानों पर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। दिल्ली सरकार ने अदालत में हलफनामा दिया था कि प्रदूषण के लिए आसपास के राज्यों के किसान ज्यादा जिम्मेदार हैं। इस पर कोर्ट ने फटकारते हुए कहा, आप सिर्फ किसानों पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्थानीय कारणों पर चर्चा नहीं कर रही। इस पर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि ऐसा नहीं है, बाकी बातों पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट को दिल्ली नगर निगम से भी जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी के तहत आता है। इस पर जजों की नाराजगी बढ़ गई। बेंच ने कहा, अब किसानों के बाद आप नगर निगम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका रवैया यही है कि जिम्मेदार दूसरों को ठहरा दो। अगर आप यही करना चाहते हैं तो हमें भी आपका ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि राजस्व का कितना हिस्सा सही कामों में इस्तेमाल हो रहा है और कितना हिस्सा आप सिर्फ अपनी वाहवाही वाले प्रचार में लगा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण आयोग की रिपोर्ट पर भी कोर्ट असंतुष्ट दिखा। जजों ने नाराजगी जताते हुए कहा, कोर्ट से ये उम्मीद की जा रही है कि वो सरकारों का भी काम करे। कोर्ट को ये समझना पड़ रहा है कि किन मुद्दों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा फटकार तो लगी दिल्ली सरकार को ट्रांसपोर्ट और स्टबल बर्निंग, इस ये जो इश्यूज हैं इसके ऊपर चर्चा करके एकदम कदम उठाइए और इसको परसों सुबह लेके आइए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार रही है तो दूसरी तरफ नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। फटकार के बाद दिल्ली सरकार सफाई दे रही है और विरोधी हमले कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन की समस्या है वो एक भौगोलिक जो एयर सेट का मसला है वो है, और मिल बैठ करके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई डायरेक्शन आता है उसको ही फॉलो करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की लताड़ लगाई है उसमें अगर जरा भी नैतिकता होती अरविंद केजरीवाल सरकार को तो वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। लोगों की फौज को खड़ा करके अपना चेहरा दिखाने के लिए प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ने की जो ढोंग कर रहे हैं, आज उसी पे टिप्पणी अरविंद केजरीवाल बार बार ये जो साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, सच्चाई यही कि वो अपने आप को चमकाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सांसों के लिए तरस रहे दिल्ली वालों को थोड़ी उम्मीद बंधी थी, लेकिन सियासत इस दम घोटू माहौल में भी जिम्मेदारी से बचती ही नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के दो बड़े नेता चुनावी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पे जा रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आज ही 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जा रहे हैं। अब ये दोनों चुनावी दौरे पर दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपायों पर चर्चा करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, इसका भगवान ही मालिक है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के लोग अब भगवान भरोसे ही हैं। पिछले साल अगर आप दिल्ली के किसी भी नेता से पूछते कि प्रदूषण क्यों फैल रहा है तो नींद से उठकर भी वो नेता जवाब यही देता कि पराली जल रही है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन पंजाब में चुनाव है, इसलिए नेताओं ने अपनी अदालत में पराली को बाइज्जत बरी कर दिया है। इस साल प्रदूषण का विलेन कोई और है, जबकि सच ये है कि पंजाब से पराली जलाने के 67,000 केस सामने आए। पत्तियों को भी न जलाएं, पर्यावरण पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। आसपास पंजाब से और हरियाणा से जो पराली का धुआं आ रहा है, 3-4 दिन बीच में कम हुआ बिकॉज वहाँ बारिश हो गई थी। उधर बारिश हुई तो उन्होंने पराली जलानी बंद कर दी, दिल्ली का धुआं कम हो गया। अब फिर से बता रहे हैं पराली का धुआं बहुत बढ़ गया है। 70% ऑफ फार्मर्स 5 एकड़ से कम है, उनके पास गुंजाइश नहीं कि वो 2 और ऑपरेशंस करें जब तक गवर्नमेंट कॉम्पनसेट नहीं करती। हमारे हाथ बंद जाते हैं जब बाहर पराली जलती है, तो हम केवल रिक्वेस्ट कर पाते हैं कि अन्य राज्यों के साथ भी जब तक ये काम नहीं होगा, बिना ज्वाइंट एक्शन के इसको पूरी तरह से दिल्ली के लड़ाई को लड़ के जीतना मुश्किल है। हर साल केंद्र और दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा पराली जलाने पर फोड़ती है। पंजाब में दिवाली के बाद बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती थी, इसलिए दिल्ली सरकार हो या केंद्र, दोनों की उंगली पंजाब की ही तरफ उठती थी।
लेकिन पंजाब अब चुनावी राज्य है, इसलिए प्रदूषण में पराली का योगदान घट गया है, क्योंकि पराली किसान जलाते हैं, किसान चुनावों में वोट डालते हैं और वोट से सत्ता मिलती है। इसलिए पराली पर सख्ती सत्ता से दूरी न बन जाए। अब केंद्र हो या दिल्ली सरकार, दोनों ने ही पराली की वजह से होने वाले प्रदूषण को कमतर बताया। अदालत में कहा गया कि प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10% है, जबकि सड़क से उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्य, गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण को 75% से भी ज्यादा प्रदूषण की वजह बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र और पंजाब सरकार जानबूझकर पराली से होने वाले प्रदूषण का आकलन कम करके बता रही है, क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार और सारे पंजाब सरकार, सब लोग पंजाब फार्मर्स के सबल बर्निंग को क्यों दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि ओरली सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि 10% से कम है। तो ये बात समझ में नहीं आती, या तो इलेक्शन टाइम है, ये लोग फार्मर्स को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते हैं। एज इट इज फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है वहां पे। पार्ट मीटिंग जो हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है अपने एफिडेविट में कि 35 से 40% दिल्ली का पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से ही है। कृषि बिल को लेकर पंजाब के किसान वैसे भी केंद्र से नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार और पंजाब में भी सत्ता की चाहत है। पंजाब की 75% आबादी सीधे कृषि पर निर्भर करती है। मसला ठीकरा का नहीं है। कोर्ट ने कहा 4%, किसी ने कहा 10%। केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की एजेंसी तो इसको मापती नहीं है। सफर का ही आंकड़ा आता है सबके पास। तो अक्टूबर में पराली का तो परसेंटेज 4% ही होगा। अगर पोल्यूशन की बात करेंगे तो अक्टूबर का महीना पिछले 5 साल में सबसे बेहतर रहा है। लेकिन दिवाली के बाद का क्या सिचुएशन है? सफर ने कहा कि भाई 48% तक पराली का कंट्रीब्यूशन रहा है। वो कोर्ट में वो क्या दे रहे हैं, पब्लिकली क्या जारी कर रहे हैं, हम तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इसलिए प्रयास कर रहे हैं। और IIT कानपुर के साथ हमने यही अभी एग्रीमेंट किया है। हम ये चाहते हैं सिस्टम अपने पास एक बनाना। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को उम्मीद है कि पंजाब कांग्रेस के अंतरकलह का फायदा मिलेगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी किसानों को लुभाने में जुटी है, जबकि बीजेपी उनकी नाराजगी कम करने में। यही बड़ी वजह है कि जो पराली हर साल प्रदूषण का ज्वालामुखी मानी जाती थी, वो बस एक जिक्र भर बनकर रह गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी सरकार से कहा है कि वो किसानों को समझाएं कि कम से कम 1 हफ्ते तक वो पराली न जलाएं। सरकारों का अपना तर्क है, दिल्ली वालों की अपनी मजबूरी है और इस बीच किसान का अपना दर्द है। अमृतसर के किसानों की पराली जलाने की मजबूरी भी जानना जरूरी है। गवर्नमेंट ने मना तो किया है, साथ में गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम 6-7 हजार एकड़ का जो खर्च देंगे ये पराली को डिस्पोजल करने के लिए, वाहिद मशीनरी भी देंगे। सरकार उनसे मुकर रही है। तो हम अगर पराली नहीं जलाते हैं तो हमारी अगली जो फसल है वो लेट होती है। तो इस वजह से सरकार अपने वादे पे नहीं रही है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये पराली नहीं जल रही, ये सरकार के वादों की अर्थी जल रही है, क्योंकि सरकार ने वादे कुछ करने होते हैं और पूरा कोई भी नहीं करना। और सरकार मना तो कर रही है, लेकिन सरकार उसका सोल्यूशन कुछ नहीं कर रही। और इसलिए अभी किसान अगर ये देखता रहेगा कि मुझे पराली जलानी नहीं, जो वादे पूरे करने की वेट करता रहेगा सरकार के, तो वो तो अपनी अगली फसल है जो वो बो नहीं पाएगा। सवाल किसानों की मजबूरी से ज्यादा सियासत के चरित्र का है। जिस आबो हवा में आम इंसान को साफ नहीं दिख रहा, उसी धुंध में नेताओं को वोट बैंक साफ साफ दिख रहा है। तो दिल्ली NCR में क्या स्थिति है, लगातार आपको हम बता रहे हैं। आज भी जो AQI है वो 400 से 500 के बीच बना हुआ है। स्थिति सीवियर है। संवाददाता निवेदिता की रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली और NCR में प्रदूषण को लेकर के मीटिंग्स का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीटिंग की है। अभी हम जहां पे आपको लेकर के आए हैं और अभी हम जहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो है नोएडा का सेक्टर 150। यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ लाने की वजह ये है
कि इस निर्माण कार्य के बाद लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हवा में केवल धूल दिखाई दे रही है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि विजिबिलिटी किस तरह से कम हो गई है, क्योंकि हर वक्त यहाँ पे काम चल रहा है और तमाम चीजों का निर्माण हो रहा है आसपास, जिसकी वजह से हवा में धूल मिट्टी रह रही है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात अभी क्या है, विजिबिलिटी कितनी कम है। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार गया था। उस वक्त ही गाजीपुर में स्थिति ये थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हजारडस में था, यानी 500 के पार था। अभी भी जहां पे हम मौजूद हैं यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 है, वेरी पुअर की कैटेगरी में है और जगह जगह यही हालात है। तो मीटिंग्स तो चल रही हैं, समाधान निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन राज्य एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि प्रदूषण का कारण हम नहीं आप हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार सरकारें काम कर रही हैं, उम्मीद है कि जल्दी ही इसका समाधान निकल जाएगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, नोएडा। केंद्र सरकार के 2 बड़े फैसले हैं जिसके बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर तेजी से वापसी कर सकती है। ये खबर हमारी और आपकी जेब से जुड़ी है और लगता है कि नवंबर के बाद इकोनॉमी में सुधार होगा। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की रिकवरी को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ हुई बैठक में निर्मला सीतारमण ने 2 बड़े फैसलों की जानकारी दी। 1. इस 22 नवंबर को केंद्र सरकार टैक्स के हिस्से के तौर पर 47,541 करोड़ रुपए के साथ इतनी रकम एडवांस किस्त के तौर पर भी देगा। मतलब राज्यों को इस महीने कुल 95,082 करोड़ रुपए केंद्र से टैक्स के हिस्से के रूप में मिलेंगे। बैठक की दूसरी बड़ी बात ये रही, दिवाली से पहले केंद्र ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपए और डीजल के दाम में 10 रुपए की जो एक्साइज ड्यूटी कम की है, उसका पूरा बोझ केंद्र ही उठाएगा। जीएसटी में ऑलरेडी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जब तक जीएसटी काउंसिल उसका रेट तय नहीं करता तब तक वो लागू नहीं हो पाए। कुछ तो तय करने के बाद ही जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन लागू होगा। सिर्फ कानून में पेट्रोल को ले आए मगर बिना रेट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? राज्यों पर न तो तेल की एक्साइज ड्यूटी कम होने का बोझ पड़ेगा और टैक्स के हिस्से के तौर पर 2 किस्त एक साथ मिलेगी। अब समझिए केंद्र सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। टैक्स की अतिरिक्त किस्त से राज्यों के पास पूंजीगत खर्चे के लिए अतिरिक्त पैसा होगा। इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल राज्य ढांचागत आधार खड़ा करने में कर सकते हैं। मतलब राज्य इकोनॉमी को रफ्तार दे सकते हैं इस अतिरिक्त किस्त से। अब जानिए किस राज्य को कितने पैसे मिलेंगे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को जहां नवंबर महीने की किस्त 8,528 करोड़ रुपए मिलती, अब 2 किस्त मिलाकर कुल 17,056 करोड़ रुपए मिलेंगे। बंगाल को 3,576 करोड़ की जगह 7,152 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र को 3,003 करोड़ रुपए की जगह 6,006 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी तरह हर राज्य को मिलने वाला टैक्स इस 22 नवंबर को 2 गुना मिलेगा। वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में 15 राज्यों के सीएम, 3 राज्यों के डिप्टी सीएम, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे। और अब बात बिहार के कर लेते हैं। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर आज सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, लेकिन बैठक से पहले साफ कर दिया है कि वो शराबबंदी कानून पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी उनको संरक्षण प्राप्त है। एक सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट का इन्वॉल्वमेंट सत्ता के साथ। कौन ऐसे नेता है जिनका शराब में पैसा नहीं हो, फैक्ट्री नहीं चल रही हो रांची से लेके अन्य जगहों पर? पिछले हफ्ते बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई 40 मौतों के बाद नीतीश सरकार कटघरे में है। विपक्षी नहीं, सहयोगी बीजेपी भी शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रही है, लेकिन नीतीश ने साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में इस कानून को वापस नहीं लेने वाले। ये भूल गया है क्या कि सर्वसम्मति से लागू किया गया? इसमें किसी पार्टी का विरोध था क्या जिसकी जो मर्जी वो बोलता रहे? लेकिन फैक्ट यही है कि इसमें कोई कमी नहीं है। यही नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून की तारीफ की और उस बयान को भी दोहराया जिसकी वजह से उनकी आलोचना हो रही थी। आप देख रहे हैं कितना ही डेंजरस चीज है। अब तो इसको लेकर के इसको और ठीक ढंग से इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए ना कि शराब कितना बुरा चीज है, पियोगे तो मरोगे। नीतीश कुमार ने आज शराबबंदी को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें मंत्री से लेकर आबकारी विभाग के अफसर, जिले के डीएम और एसपी शामिल होंगे। एक एक चीज की समीक्षा करने वाले
कि किन लोगों ने कितना कंप्लेन किया, उसका क्या उस पर एक्शन हुआ, और इस चीज को तो हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। नीतीश सरकार ने 2016 में कानून बनाकर बिहार में शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया था, यानी राज्य में शराब बेचना, खरीदना या पीना सब मना है। लेकिन फिर भी 2016 से अब तक अलग अलग घटनाओं में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र की सियासत में नवाब मलिक हर रोज कुछ ऐसा बम फोड़ देते हैं कि विपक्ष के खेमे में आग लग जाती है। पहले क्रूज ड्रग्स केस के बाद अब महाराष्ट्र में हिंसा के मामले पर नवाब मलिक ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बीजेपी तिलमिला उठी है। महाराष्ट्र हिंसा पर एनसीपी बनाम बीजेपी। बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काने का काम किया गया। अपने राज्य में आप दंगे रोक नहीं पाए, इसकी जो असफलता है उससे आप बच नहीं सकते हो। क्रूज ड्रग्स के बाद अब हिंसा पर वार पलटवार। जब सारे उनके हथियार अस्त्र समाप्त हो जाते हैं तो फिर दंगों का हथियार बाहर निकाल के वे अपनी राजनीति शुरू करते हैं। वो व्यक्ति हो या संगठन, दोनों पर कार्रवाई करिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन करेगी। क्या महाराष्ट्र में हिंसा की साजिश रची गई? ये सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों के बाद। नवाब मलिक ने बीजेपी पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अमरावती में हिंसा की साजिश का आरोप लगाया है। एक बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बंद के आड़ में सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काने का काम किया गया। साजिश थी कि पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़काए जाएं। आगे नवाब मलिक के आरोपों की फेहरिस्त आपको सुनाए, उससे पहले रजा अकेडमी की कथित भूमिका समझ लीजिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में इस्लामिक संस्था रजा अकेडमी ने ही विरोध मार्च बुलाया था। इस दौरान नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में हिंसा हो गई। नांदेड़ में पत्थरबाजी हुई तो मालेगांव और अमरावती में दुकानों और पुलिस की गाड़ियों को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। नवाब मलिक ने बीजेपी नेता आशीष शेलार से पूछा कि हिंसा से पहले रजा अकेडमी के दफ्तर में वो क्या कर रहे थे, तो आशीष शेलार ने आरोपों का जवाब दिया। कुछ मौलाना है जो इस शहर में सबके कार्यालय में घूमते रहते हैं, बयान निकाल देते हैं, दंगे करा ले, इतनी उनकी ताकत नहीं। लेकिन रजा एकेडमी के कार्यालय में आशीष शेलार बैठ के मीटिंग कर रहा था, उसकी तस्वीर मैं आपको देता हूँ। पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है सरकार से। जांच करके जो होगा होगा, लेकिन दंगाई जो है सबको जेल में डाला जाएगा। अपने राज्य में आप दंगे रोक नहीं पाए, इसकी जो असफलता है उससे आप बच नहीं सकते हो। और इसके लिए आपको मैं कहना चाहता हूँ, झूठ, ओछी और गंदी राजनीति से नवाब मलिक आप ऊपर आइए, और जिन्होंने दंगा किया वो व्यक्ति हो या संगठन, दोनों पर कार्रवाई करिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन करेगी। शनिवार को अमरावती में हुई हिंसा के आरोप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनिल बोंडे की भी गिरफ्तारी हुई। नवाब मलिक ने इस गिरफ्तारी को लेकर भी बीजेपी पर हमला किया। नवाब मलिक ने ये भी कहा कि हिंसा के लिए मुंबई से फंडिंग हुई थी। जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पे मुंबई से पैसे गए और वहां के कुछ विधायक के जरिए ये पैसे लोगों में बांटे गए। निश्चित रूप से उसी भी जांच हो रही है। महाराष्ट्र हिंसा में अब तक 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नवाब मलिक का दावा है कि वो जल्द ही हिंसा की साजिश के पीछे और सियासी चेहरे बेनकाब होंगे। चलिए, वक्त हो चुका है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी क्या है आज का कार्टून, और हमारे साथ स्टूडियो में है इरफान जी। आइए देखते हैं आज इरफान जी क्या खास बना रहे हैं। आइए अब सीधा चलते हैं इरफान जी के पास। उनका कार्टून बनकर तैयार है और उन्हीं से समझते हैं। इरफान जी, आपने अपने कार्टून में जिक्र किया है उस मशहूर गाने का, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, क्या कुछ इसके जरिए आप बता रहे हैं?
जी हाँ, आंखों में तूफान ही नहीं बल्कि अब तो दिमाग में भी तूफान आ गया है इनके। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पॉल्यूशन की हालत पर जिस तरह से फटकार लगाई है और कहा है कि 3 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है आपको, तो 3 दिन का अल्टीमेटम से तो दिमाग में तूफान ही आ गया होगा। अब देखना ये है कि ये इस गुबार से किस तरह से और कब छुटकारा पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।